देश के प्रधानमंत्री, एक सेकंड जीवन में जब आप ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी ईशान त्यागी, ऐसे बात नहीं होगी। आप ये एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रोटोकॉल छोड़कर विदेश के दौरे पर पैदल चले जाएं, पैदल चले जाएं। आप ये कह रहे हैं कि पैदल चले जाएं, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पैदल चले जाएं, यूरोप पैदल चले जाएं। ऋषभ तिवारी आपके बीच में नहीं बोला, मुझे उम्मीद है कि आप बोलेंगे नहीं बीच में। पहली बात तो ये, सालों से जो कांटों की खेती की है वो हमसे पूछ रहे हैं कि आपके बगान में कितने गुलाब हैं। आपने अभी अपने प्रोमो में एक स्टेटमेंट चलाया, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए, संघ का कोई आए, तो उससे पूछना आप गद्दार हो। तो मैं पूछना चाहता हूं, अपने देश की जनता से यह भी कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस का कोई भी नेता, राहुल गांधी या कोई भी नेता दिख जाए तो सीधे बोलना आप हत्यारे हो, देश के विकास के हत्यारे, देश के लोकतंत्र के हत्यारे, देश की महिलाओं की सुरक्षा के हत्यारे, देश के आर्थिक स्थिति के हत्यारे। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपातकाल लगाया आपने, 18,000 गांव में बिजली अभी तक नहीं दी आपने, महिलाएं शौचालय लेके जाती थी, तो लोटा लेके, उसकी चिंता नहीं हुई। आज आप देश की बात कर रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरी बात, इनको बड़ी चिंता है मीनाक्षी जी, क्यों चले गए विदेश प्लेन से, क्यों चॉकलेट लेके चले गए। एक छोटा सा कॉमन मैन, आम आदमी का सवाल पूछता हूं ईशान भाई से, आपके घर में कब कोई मेहमान आता है या आप कहीं जाते हैं, आपके घर की परिस्थिति स्थिति कितनी भी विपरीत हो, आप मिठाई लाते हैं, बाजार से समोसे लाते हैं, जलेबियां लाते हैं, घर के गद्दे को, बिस्तर को सही करते हैं कि या वहां पे अपने फटेहाल स्थिति रोना रो देते हैं। कहना क्या चाहते हो, जो देश की स्थिति परिस्थिति को इतने सालों तक आप लोगों ने खराब करके रखा, मोदी जी बाहर में जाके देश के मुखिया की भूमिका निभा रहे हैं। प्लीज कंक्लूड करने दीजिए। जो घर का मुखिया होता है मीनाक्षी जी, अगर उसके घर में खराब परिस्थिति भी रहे तो बाहर वो बोल्ड तरीके से हंसता है ताकि घर के बच्चे निश्चिंत रहे। मोदी जी काम करने गए हैं, मैं विदेश दौरे पर बाद में आऊंगी, जो रातों रात मस्कट निकल जाता हो, जो रातों रात वन बाय वन बात करेंगे, वो हमें ज्ञान। ओके, नहीं एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, सबका ऑडियो डाउन करिए। नहीं ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं होगी, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। ईशान आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जाएगी। मैं जिस समय जिसको बोलने का अवसर दूंगी वो बोलेगा, इस तरह से जंप इन नहीं होगा डिबेट में, प्लीज फॉलो द रूल्स। अब यहां पर बात मेरी, अनुराग भदौरिया, सवाल आपसे है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने स्टूडियो पर बड़ी तीखी, बड़ी गर्मा गर्म बहस की, लेकिन सर मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आज इस देश में कड़वाहट का स्तर यह हो गया है कि आर्थिक संकट पर एक गंभीर चर्चा हो, उससे पहले गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग चुने हुए सरकार के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए होगा? और इसमें एक सवाल और जोड़ रही हूं, जो डेफिनेशन राहुल गांधी दे रहे हैं, जो डेफिनेशन यहां बैठकर ईशान त्यागी दे रहे हैं, क्या आप विपक्ष के नेता होने के नाते इससे अग्री करते हैं? यह गद्दारी के दायरे में आता है क्या? मुझे बताइए। बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन जितनी चर्चा वहां पे हुई है तो कभी भी कुछ कहना चाहता है महंगाई पे, वो 2 लाइन सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बता दूं। धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, ऐसी जिंदगी होगी ना हंसी खुशी होगी, इतना दर्द होगा जनता को यहाँ, तेल पानी कम होगा, चारों तरफ गम होगा, झूठ की बारिश होगी, होगी झोली खाली यहाँ, धीरे धीरे महंगाई को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। इस गीत से साबित ये करना चाहते हैं, आप सुन लीजिए। अब आपको साबित तो आप खुद ही जानती हैं, महंगाई की बात है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या होगी मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि राजनीतिक में भाषा शैली जो होती है उसका बड़ा महत्व होता है। भाषा की मर्यादा राजनीति में बनाए रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सच है। और 2014 के पहले राजनीतिक भाषा की मर्यादा थी। मैं इस तरह की भाषा जो कांग्रेस ने इस्तेमाल की उसको भी इंडोर्स नहीं करता, और ना भारतीय जनता पार्टी जब भाषा रमेश बिदुड़ी जैसे लोग बोलते हैं उनको भी इंडोर्स नहीं करता। जब रामजादे बोला जाता उसके आगे और कुछ बोला जाता उसको भी इंडोर्स नहीं करता। गिरिराज सिंह ने क्या बोला था उसको भी नहीं इंडोर्स करता। अनुराग ठाकुर ने गोली मारो पता नहीं क्या बोला उसको भी इंडोर्स नहीं करता। उस तरह की भाषा जिस तरह के हमारे सैनिक के अधिकारी के लिए बोला गया था, आतंकवादी की बहन, उसको भी मैं इंडोर्स नहीं करता। जिस तरह से बोला गया था 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनमें वीरांगना का भाव था, बीजेपी के सांसद ने कहा था, उसको भी इंडोर्स नहीं करता मैं। और जिस तरह से मां की गालियां दी गई है डिबेट पे, उसको भी नहीं इंडोर्स करता। सवाल ये है कि ये सब भाषा की मर्यादा गिर क्यों रही है दोनों तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है 2014 के बाद से, नहीं होना चाहिए ना।
हम तो ये भी कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में भी गलत शब्दों का नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो देश के विपक्ष के नेताओं के बारे में भी नहीं होना चाहिए। सभी लोग सम्मानित है यहाँ पे, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये सारी, सुनिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह की महंगाई देश के अंदर बढ़ी है, जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था, संसद में चुनाव हो रहा, तो हेलीकॉप्टर जहाज और रैलियों में गाड़ियां चल रही, तो पानी से तो नहीं चल रही थी ना। उसमें तो आपको अंदेशा होना चाहिए ना कि यहाँ पे महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई है। तब क्या कहते थे आप मंच पे खड़े होके, कोई महंगाई नहीं बढ़ेगी, विपक्ष झूठ फैला रहा है। आप विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, तो आप कह रहे हो नहीं। अनंत विजय जी, आर्थिक संकट ग्लोबल सिनेरियोज में किस देश के सामने इस वक्त नहीं है, सवाल ये है। और दूसरी बड़ी बात एक यहाँ पर यह भी है कि जब आप गद्दार जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, जब वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, कितने संजीदा हैं आप इस विषय पर भी बात करने के लिए, ये सवाल उठता है। और आज एक डिबेट में इसमें आज जिस अंदाज में बातचीत शुरू हुई, कौन है सीरियस, कौन है गंभीर आज इस विषय पर बात करने के लिए? मीनाक्षी जी, देखिए, मुझे तो लगता है कि श्रीमान राहुल गांधी परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, उसकी अपार सफलता उन्होंने देखी। चौकीदार चोर है का क्या परिणाम हुआ। 2024 के पहले मोदी तेरी कब्र खुदेगी, उसकी भी सफलता कांग्रेस पार्टी को मिली। और आज जिस प्रकार से उन्होंने देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को गद्दार करने का आह्वान अपने मतदाताओं से या अपने प्रशंसकों से या अपने समर्थकों से या अपने कार्यकर्ताओं से किया है, उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूँ कि महंगाई के बाद कुछ दिनों पहले मैं एनडीटीवी पे देख रहा था, जब आप लोग वो डाटा का एनालिसिस करते हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत विस्तार से बताया था कि दुनिया के किस किस कंट्री में तेल की कीमत कितने प्रतिशत बढ़ी है। उस डाटा के आधार पर मैं कहता हूं कि भारत सबसे निचले पायदान पे था और सिर्फ 3% तेल का दाम बढ़ा था। उसके बाद एक दो बार 80 पैसे और 82 पैसे बढ़े, कुल मिला के 4 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम बढ़े। तो मुझे लगता है कि आज इन सब परविलस चीजों को छोड़कर विपक्ष के पास, लेकिन विपक्ष का एक बड़ा आरोप यहाँ पर यह है, आनंद जी, विपक्ष का एक बड़ा आरोप यहाँ पर यह है कि आपने महंगाई पर या ये संकट आने वाला है, इस पर प्रधानमंत्री ने खुलकर पहली बार तब बोला जब बंगाल में चुनाव के नतीजे आ गए, जब शपथ ग्रहण हो गया बाकी राज्यों में, उसके बाद जाकर इस विषय पर बात हुई। तो सरकार भी देर से टॉपिक पर आई बात करने के लिए। देखिए, सरकार देर से आई नहीं आई, इसका फैसला आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक भारत की जनता को यह आश्वस्त किया था मीनाक्षी जी कि हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी 90 to 93 डेज तक की है। उसके हिसाब से उस समय तेल के दाम बढ़ाना उचित था नहीं था, ये तो बाजार के हिसाब से तय हो रहा था। अभी जिस प्रकार से रूस से तेल खरीदने को लेकर दो परसों विदेश मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के लोगों ने बात कही और कहा कि अमेरिका जो चाहेगा वो करता रहे, लेकिन हम तो तेल खरीदते रहेंगे रूस से। इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार अपनी योजना के हिसाब से। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपने अनुराग जी को सुना अभी, राहुल गांधी जिस तरह से पीएम के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसे तो वो भी एंडोर्स नहीं कर रहे। ऑपोजिशन में आपके साथी हैं इंडिया अलायंस में, और नहीं, बात सवाल सुन लीजिए, पहले सवाल पर बात करेंगे। उन्होंने भी उसको उस शब्द को एंडोर्स नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी हैं, मायावती जी से मिलना चाह रहे थे, मुलाकात हो नहीं पाई। पहले सवाल ना माया मिली ना राम। हाँ, मैं पहले सवाल पे आता हूँ आपके। देखिए, मैं एक नई कड़ी इसमें जोड़ देता हूँ। अनुराग जी इस बात को समझेंगे, इस बात को मुझे पता है। आप ये देखिए, देश के, आप मेरे को इस सवाल का जवाब दीजिए, देश के राष्ट्रीय ध्वज से गद्दारी करना, संविधान से गद्दारी करना और संघीय ढांचे से गद्दारी करना गलत है? आप इस बात को मानती हैं? बिल्कुल मानती हैं इस बात को? अब मैं आपको बताता हूं, इन्हीं को जिनको ये गुरु कहते हैं गोलवलकर, वो संघीय ढांचे के बारे में, देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने एक एकात्मक शासन की अनिवार्यता पे एक लेख लिखा और वो कहते हैं, इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्व और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के विधान से संघीय ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दे तथा एक देश, एक राज्य, एक विधान, एक मंडल, एक कार्यपालिका घोषित करें। अब वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या बोलते हैं, मैं एक बार बता देता हूं, सुन लीजिए, जवाब ले दीजिएगा आप। राष्ट्रीय ध्वज के लिए क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया 14 अगस्त 1947 को। वो कहते हैं, भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें,
लेकिन हिंदुओं द्वारा ना इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, ना अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आरएसएस जैसी संस्था, अगर आप घर से कुछ पढ़ाई लिखाई कर आए हैं ऐसी, और आप ये सोचकर आए हैं कि आप वही बात करेंगे और आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आएगा तो उस पर बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे पूछा, राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश में है, मायावती से मिलना चाहते हैं, मायावती जी मिलने से इनकार कर देती हैं, बैरंग वापस लौटा देती है। इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। आप पुराने आईने में झांककर आज की बात कर रहे हैं। मैं आज पर सवाल पूछ रही हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ठीक है, ऋषभ तिवारी, आपको राहुल गांधी जी ने बताया कि वो उन्होंने मायावती से साइन किया, जवाब नहीं मिला। आपको राहुल गांधी जी की टीम ने बताया, जवाब ले लीजिए। क्या बात कर रहे हैं? किसी ने बताया आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे डिनाई करिए, अगर खबर नहीं है तो आप डिनाई करिए ना। आप बताइए, राहुल गांधी जी ने आपको बताया कि नहीं, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, हमें हमारे रिपोर्टर्स ने बताया। आप कुछ भी एजेंडा चलाने, एनडीटीवी स्टैंड्स बाय द स्टोरी ऑफ द रिपोर्टर्स। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना कोई एजेंडा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो सकता है, एनडीटीवी का एजेंडा अपनी रिपोर्टर की खबर पर, अपनी रिपोर्टर की स्टोरी पर है। हमारे रिपोर्टर्स जो यूपी में तैनात है, जो राहुल गांधी को भी कवर कर रहे हैं, उनसे जाके बात हो रही है। आपको मानना नहीं है तो ये अलग बात हो सकती है, अलग बात हो सकती है, और अलग बात हो सकती है। अरे भाई साहब, आपके नेता मिलने गए हैं वहां पर, बैरंग लौटा दिए गए हैं। प्रूफ कर दीजिए। चलिए, मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ खबर सही है, मैं तो कह रही हूँ सही है, आप कहिए। मैं भी कह रहा हूँ गलत है, मैं तो कह रही हूँ सही है, गलत प्रूफ करने की बात ही नहीं है। ठीक है, ऋषभ तिवारी। मीनाक्षी जी देखिए, उन्होंने संघ को कोट किया, मैं बता देता हूं, एक बार क्या 100 बार। अच्छा, एक सेकंड ना, ये तस्वीरें जरा आ रही हैं, एक बार इस पर भी दिखा देते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो इटली से हमें मिल रही हैं, आपको सीधे दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यूरोप के दौरे पर, और ऐसे समय में जब ये मुलाकात हो रही है, वहां से जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले इंटरनेट पर ये वीडियो जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीट्स ऑफर की, टॉफीज ऑफर की, मेलेडी नाम से, तो वो वीडियो अपने आप में जबरदस्त वायरल सोशल मीडिया पर, और इन सब के बीच वहां पर उन्हें राजकीय सम्मान मिलता हुआ, जिसकी आप ये झलक भी इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ विदेश से तस्वीरें जो दिख रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे की, और इसी पर विपक्ष निशाना साध रहा है ये कहते हुए कि देश के भीतर आग लगी है और प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। ऋषभ तिवारी। मीनाक्षी जी देखिए, जो इन्होंने संघ कोर्ट को किया, तो मैं स्पष्ट करता हूं, मरते दम तक, जीवन के आखिरी सांस तक ये कहेंगे कि इस देश में एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या बात करते हो साहब? ये आप लोग थे जो कश्मीर को भारत से अलग लगने का प्रयास किए। ये संघ है जो देश में जब भी विपदा आती है देश के लिए खड़ा रहता है। तो ऋषभ जी, मैं आज पर बात करना चाहती हूँ। बराबर भी नहीं आप सर, मैं इतिहास के रेफरेंसेस को मैं आज अभी इस वक्त सही नहीं, इतिहास से सीखना चाहिए। मैं इतिहास के आप इतिहास के बयान चला रहे हैं, इतिहास से मैं बात होगी भाई। मैं पुराने विषय में बात नहीं करना चाहती, मैं आज पर बात कर रही हूँ, क्योंकि आरएसएस का जो किसान भाई, मैं आज के डिबेट दुबियस रहा है, इसलिए बात करनी पड़ेगी। मैं आज के डिबेट पे, अभी जो हमारे समाजवादी के प्रवक्ता, उन्होंने एक बड़ा गीत गाया, तो मैं उसको बता देता हूं। यूपी की जनता पता है सर क्या गीत गा रही है? सपाई सबई अब कभी आना नहीं, यूपी लूटने और सत्ता भोगने। ये सपाई के लिए बकायदा यूपी की जनता गा रही है, तो अपने लिए गीत बना ले विपक्ष में बैठने का। पॉइंट 1 क्या है? मोदी जी क्यों गए हैं बाहर? मोदी जी और किस लिए गए हैं? आप अगर उनके पूरे 5 कंट्री के दौरे को निकालेंगे और आंकड़े निकालेंगे, तो बकायदा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए समझौता हो, फ्रेट ट्रेड जो यूरोपियन यूनियन के साथ हो, उस पर ब्लूप्रिंट बनाना हो। उसके अलावा यूएई जब गए तो ये लोग सवाल खड़ा किए कि भैया, आप, इनके ट्वीट आए थे कि भारत के मुसलमानों से वार और बाहर में प्यार। तो मैं उनको बता दे रहा हूं, ये हम वही पार्टी है जो एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनाता है, यूएई से बकायदा यहां पे 3 बिलियन जो रिजर्व पेट्रोल है उसकी समझौता की बात कही गई है। तो बाहर जाके कोई अब मेरी क्लब में फोटो नहीं पाया गया है।